गुड इवनिंग। तो गाइज ये विज़न की 28 एंड 29 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। कल मैं काफ़ी देर तक वेट किया कि क्या पता मैगज़ीन अपलोड हो जाए, पर अपलोड नहीं हुई थी, अपडेट नहीं हुई थी। और आज जैसे ही अपडेट हुई है तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक 30 एंड 31 मार्च की भी शायद रात तक अपलोड हो गई। अगर हो जाएगी तो मैं कल मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, तो खैर अभी 28 एंड 29 मार्च का ही है, तो हम इसी को करते हैं और इसकी फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द अफ्रीकन एलिफेंट स्पीसीज नाउ एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकल एंडेंजर्ड IUCN रेड। देखो अब आप समझ चुके होंगे ये न्यूज़ कहाँ कवर होगी, एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या क्या IUCN ने कैटेगराइज किया, जो सवाना एलिफेंट है उनको एंडेंजर्ड में कैटेगराइज किया, जो कि काफ़ी स्मॉलर होते हैं, और ये लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट्स को क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या किया है, क्लासीफाई किया है। मतलब कि ये जो दोनों स्पीसीज हैं वो किसकी हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स की हैं। फाइन, मतलब कि एक तो सवाना एलिफेंट्स हैं जिनको एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया, और इसके अलावा एक लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट होते हैं जो थोड़ा स्मॉलर साइज में होते हैं, उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासीफाई किया। ठीक है, दोनों स्पीसीज कहीं ना कहीं जो थ्रेट फेस कर रहे हैं पोचिंग से, मतलब कि एवरी आपको पता है जो हाथी के दांत होते हैं उसके लिए उन लोगों की पोचिंग की जाती है, उन लोगों को मारा जाता है, या फिर ह्यूमन एनरोचमेंट की वजह से क्या है, मतलब कि जो मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो इनकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। अब आपको सवाना एलिफेंट और फॉरेस्ट एलिफेंट के बारे में पता होना चाहिए। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, जो सवाना एलिफेंट है उसको एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया, और जो फॉरेस्ट एलिफेंट है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या किया, क्लासीफाई किया। फॉरेस्ट एलिफेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली जो सेंट्रल अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो वेस्ट अफ्रीका है वहाँ पे मतलब कि रेंज ऑफ हैबिटेट्स है जहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट एलिफेंट्स है वहाँ पाए जाएंगे। इसके अलावा जो फॉरेस्ट एलिफेंट्स है वो अपनी मतलब कि उसके वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स है, मतलब कि एक तरह का हैबिटेट नहीं है, वो डिफरेंट वेरियस हैबिटेट्स में रह सकते हैं, मतलब सब सहारन अफ्रीका के वेरियस हैबिटेट्स में रह सकते हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो ग्रासलैंड्स में भी रह सकते हैं, इवन कि डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं। ठीक है, सो यू शुड नो कि जो फॉरेस्ट एलिफेंट्स है उनका कोई एक पर्टिकुलर हैबिटेट नहीं है, वो इवन कि सेंट्रल अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी रह सकते हैं, और इवन कि सब सहारन अफ्रीका के ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं। ठीक है, जबकि जो एशियन एलिफेंट्स जो मेनली जो इंडिया में पाए जाते हैं वो थोड़ा उनका जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट, और उनके जो ईयर्स होते हैं वो भी स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज फैन शेप्ड ईयर्स ऑफ द अफ्रीकन स्पीसीज। सिंपल बात है, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं और जो एशियन एलिफेंट्स हैं, एशियन एलिफेंट्स थोड़े छोटे होते हैं और उनका ईयर्स का साइज भी थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट। ठीक है, ओनली कुछ जो मेल एशियन एलिफेंट्स हैं उनके टस्क होते हैं, वाइल जो मेल और फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट वो ग्रो करते हैं अपने टस्क, वो सूंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एशियन एलिफेंट्स की 3 सब स्पीसीज होती हैं, एक इंडिया में है, श्रीलंकन और सुमात्रा। मतलब कि एशियन एलिफेंट्स पे 3 तरह से कैटेगराइज होते हैं, इंडियन एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट्स एंड द सुमात्रा एलिफेंट। अगर हम इंडियन एलिफेंट के देखें तो ओल्डेस्ट जो फीमेल एलिफेंट हर्ड वो हमेशा लीडर होते हैं, मतलब कि जो एलिफेंट्स में जो फीमेल एलिफेंट्स होते हैं वो उनकी लीडर होती है, और जो फीमेल एलिफेंट्स की जो लाइफ स्पैन होता है वो 60 से 70 साल होती है। इसके अलावा जो एलिफेंट्स का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो मैमल्स में सबसे ज़्यादा होता है। गेस्टेशन मतलब कि क्या है, जैसे जो ह्यूमन है वो 9 मंथ्स में बेबी को बॉर्न करता है। ठीक है, जो एलिफेंट्स होते हैं, जो उन फीमेल एलिफेंट्स का जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 22 मंथ्स होते हैं, और वो 22 मंथ्स बाद एक बेबी को बॉर्न करते हैं। और मैमल है, और ये एलिफेंट एक मतलब कि ऐसा मैमल है जिसका सबसे ज़्यादा लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड है। ठीक है, अब आप जरा देख लीजिए स्पीसीज का ओल्ड स्टेटस क्या था और न्यू स्टेटस क्या है। जो फॉरेस्ट एलिफेंट था, जिसको देखो उसका साइंटिफिक नेम भी है लॉक्सोडोंटस एक्लोटिस, इसका पहले वल्नरेबल में था और अभी क्रिटिकल एंडेंजर क्लासीफाई कर दिया। उसी तरह सवाना और बुश एलिफेंट का भी पहले वल्नरेबल था और अभी इसको एंडेंजर कर दिया, और एशियन एलिफेंट का पहले भी एंडेंजर था और अभी भी एंडेंजर्ड है। फाइन, आप देख सकते हो अफ्रीकन एलिफेंट अभी हमने पढ़ा कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली जो अफ्रीका है उसके साउथर्न उसमें पाए जाते हैं, और जबकि जो एशियन एलिफेंट्स है वो मेनली इंडिया या श्रीलंका भी हमने पढ़ लिया, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, दैट इज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर फाइनलाइजेस ट्रस्टेड गियर वेंडर लिस्ट। देखो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GST। अभी क्या इस न्यू प्रोसेस के अंडर क्या होगा, जो वेंडर्स हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे किनको, टेलीकॉम कंपनीज को, जो इन्फॉर्म करेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अंडर द अबाउट द गियर और प्रोक्योरमेंट। किस तरह से, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको क्या है, मतलब कि सिर्फ जो मतलब कि लिस्टेड वेंडर्स हैं उन्हीं से अपनी प्रोक्योरमेंट करनी होगी। तो इसमें क्या होएगा, जो भी न्यू प्रोसेस के अंदर जो वेंडर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन टेलीकॉम कंपनीज को प्रोवाइड करेंगे, और फिर वो टेलीकॉम क्या करेंगे, NCSC को इन्फॉर्म करेंगी कि किस तरह से वो प्रोक्योरमेंट करिए। इसलिए जो NCSC है फिर वो टेलीकॉम को मतलब टेलीकॉम कंपनीज को इन्फॉर्म करेगी कि वो क्या गियर को प्रोक्योर कर सकते हैं, प्रोक्योर मतलब परचेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर की जो वेंडर है जिससे आप परचेज, वेंडर का मतलब ना जिससे आप परचेज कर रहे हो कि वो मार्केट मतलब ट्रस्टेड है या नहीं, मतलब कि कहीं को कोई साइबर थ्रेट ना हो जाए,
तो इसलिए इसमें क्या होएगा, हम जो वेंडर्स की लिस्ट है उनको बनाएंगे सो दैट जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो ये सब जो परचेज कर सकें वो ट्रस्टेड कंपनी से ही खरीद सकें, ठीक है। NCSC दैट इज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, किसके अंडर है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंदर है, जो डिफरेंट एजेंसीज का कोऑर्डिनेट करती है नेशनल लेवल पे, ताकि हम साइबर सिक्योरिटी मैटर्स को मतलब कि सिक्योर रख सकें साइबर को, ठीक है। इससे पहले दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर। ये क्या करता है, ये मेनली सर्विस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रस्टेड सोर्सेज या ट्रस्टेड वेंडर से इक्विपमेंट्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने अगेन क्या किया, अभी हमने ये डेली करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था कि मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ लाइसेंसिंग कंडीशन से टेलीकॉम कंपनीज के लिए उनको अमेंड किया। अभी क्या कर, सो दैट क्यों किया, सो दैट जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं वो सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से खरीद सके अपने नेटवर्क में। इसके अलावा वो क्या करेंगे, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से, अगर उन्हें अपना एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है उसको अपग्रेड करना हो जो अभी तक ट्रस्टेड प्रोडक्ट में डेजिग्नेट नहीं है, फाइन। इसके अलावा इस मूव का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा, इंडिया जो है वो अपने जो इतना साइबर अटैक्स होते हैं, आपने देखा होगा जो दिल्ली है वो 5th मतलब कि वर्स्ट सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट साइबर अटैक्स होते हैं। तो इससे क्या है, इंडिया अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है फ्रॉम साइबर अटैक्स। इस तरह जो डाटा चोरी होता है या फिर जो और वर्चुअल वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकती हैं, इन सबसे इंडिया अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो चाइना टेलीकॉम इक्विपमेंट वेंडर जैसे हुवाई हो गया, ZTE है, जो अपने इक्विपमेंट्स इंडिया टेलीकॉम प्लेयर्स को क्या करती थी, सप्लाई करती थी, तो उनके लिए मतलब कि अब ये सिंपल बात ये कि हम जो इंपोर्ट्स हैं या जो बाहर की कंपनीज जो अपना इक्विपमेंट बेच सकती थी उनको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे और अपना जो डोमेस्टिक है उनको एनकरेज करेंगे, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया अगेंस्ट जापान प्रपोजल ऑफ इंक्लूडिंग एशियान इन सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, फाइन। ये जो न्यूज़ है गाइस हमारी देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर हो सकती है, इवन की इकोनॉमी में भी कवर हो सकती है, ठीक है। इंडिया ने शो किया कंसर्न में कि एशियन प्रेजेंस मीन्स कि कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस होगा, कहाँ पे, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में, एज देयर कुड बी रूटिंग ऑफ चाइनाज गुड्स थ्रू एशिया। देखो सबसे पहले हमको पता है SCRE क्या होता है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। मतलब सिंपल बात ये है कि जैसे कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ, जो सप्लाई थी एक पर्टिकुलर कंट्री से आती थी वो क्या हो गई, बंद हो गई, जैसे सबसे ज़्यादा चाइना से बंद हो गई। तो इसमें एम यही था कि हम क्या कर सके, जो अपनी सप्लाई है वो डाइवर्सिफाई कर सके, ठीक है। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यही है, फाइन। तो इंडिया ने क्या किया, जापान के प्रपोजल को कि एशियान को हम इंक्लूड करें, उसको मतलब कि क्या है, मतलब उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि इंडिया का कहना है कि अगर हम एशियन कंट्रीज़ को इसमें इंक्लूड करेंगे इस इनिशिएटिव में, दैट इज़ द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में, तो कहीं ना कहीं क्या है, क्योंकि वो एशियन के जो कंट्रीज़ हैं, जो साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और अगर हम एशियन के थ्रू अगर एशियन को इंक्लूड करेंगे तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंडिया शोड कंसर्न दैट एशियन प्रेजेंस मीन्स चाइना का इन्फ्लुएंस होगा इन SCI, क्योंकि कहीं ना कहीं कि चाइना के गुड्स हैं वही रूट होकर आता है एशियन में। अभी हमने पता, जैसे हम काफ़ी न्यूज़ पढ़ते हैं कि रूल्स ऑफ ओरिजिन आने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे आता है, तो कंट्री ओरिजिन आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्यों आया है, क्योंकि एशियन के थ्रू क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में डंप होते हैं, ठीक है। SCI सबसे पहले जापान ने प्रपोज किया था सो दैट हम क्या कर सकें, जो चाइना पे जो हमारी डिपेंडेंस है गुड्स से सर्विसेज के लिए उसको रिड्यूस करें और हम क्या कर सकें, अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर सकें इंडो पैसिफिक रीजन में अमंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया अभी इसके मेंबर्स हैं। SCI का एम यही है कि हम क्या कर सकें, ट्रांसपेरेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें, ठीक है। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है, मतलब कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो मतलब कि पार्टनरशिप है, जैसे एशियन जापान इकोनॉमिक रेजिलियंस एक्शन प्लान या फिर इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप, इनको और ज़्यादा क्या कर सके, बिल्ड कर सके। इसके अंडर क्या जो 3 नेशंस हैं उनका क्या एम है, वो क्या लुक कर रहे हैं, इनका एम है कि वो हैव टू सेटअप इंडस्ट्रियल पार्क सो दैट हम अपनी जो कनेक्टिविटी चाहे एयर बेस्ड हो चाहे सी बेस्ड हो उनको हम बढ़ा सकें। इसके अलावा एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर सके सो दैट जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो बैरियर्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर सके। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्या कर सके, एक बना सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है, सिंपल बात है कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है सो दैट हम अपनी जो इंडो पैसिफिक है उसको एक इकोनॉमिकली पावर हाउस बना सकें, ठीक है। इसके अलावा हम म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बना सकें अपनी कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया के मेंबर है तो तीनों कंट्रीज आपस में और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बना सकें, ठीक है। इसके अलावा जो 3 नेशंस हैं इन तीनों जैसे तो इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम देखा जो GDP है वो नियर अबाउट $9.3 ट्रिलियन है कितने 2019 में, और जो इनका गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है इन तीनों कंट्रीज में वो नियर अबाउट $2.7 ट्रिलियन होता है और $0.9 ट्रिलियन होता है रिस्पेक्टिवली। मतलब कि गुड्स में कितना ट्रेड होता है $2.7 ट्रिलियन और सर्विस में कितना होता है $0.9 ट्रिलियन। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं अपनी
इंडिया बांग्लादेश एग्री टू रिमूव नॉन तारीफ बैरियर्स टू ट्रेड। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर जीएसटी। अभी क्या जो इंडिया के जो पीएम है वो आपको पता है बांग्लादेश में विजिट किए थे, सो दैट जो बर्थ सेलिब्रेशन है बंगा बंधु, मतलब कि आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था, ठीक है। तो बंगा बंधु की जो बर्थ सेलिब्रेशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे इंडिया के जो पीएम है वो बांग्लादेश गए थे, शेख मुजीबुर रहमान, एंड सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ 1971 लिबरेशन, मतलब कि जो 50 साल हो गए बांग्लादेश को बने, तो 50 साल की सालगिरह को सेलिब्रेट करने गए थे, ठीक है। अब इस विजिट जो गए हैं तो उसके आउटकम क्या है, दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि जो भी हमारे इंडिया और बांग्लादेश में जो बायलैटरल ट्रेड में जो बैरियर्स आते हैं हम उनको रिमूव करेंगे, स्पेशली जो नॉन तारीफ बैरियर्स है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक ज्वाइंट स्टडी, मतलब कि सो दैट जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स वो इंडिया में पढ़ सकें, इस ज्वाइंट स्टडी पे एक पढ़ेंगे ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अलावा 5 MOU साइन किए गए हैं, किस किस पे, डिजास्टर मैनेजमेंट में, बायलैटरल ट्रेड रेमेडीज में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट सप्लाईज में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज और नेशनल कैडेट कोर्प्स, दैट इज द NCC, ठीक है। तो आपको पता है इंडिया में जो NCC चलता है, अब वो दोनों कंट्रीज क्या करेंगे, उसमें MOU साइन किया, ठीक है। इन्होंने बोला है कि किस तरह से हमें ट्रेड पॉलिसीज की जरूरत है, रेगुलेशंस की एंड प्रोसीजर्स की। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया कि आप कोई न्यू पॉलिसी बनाओ, सो दैट हम क्या कर सके। Bangladesh requested for lifting new policy of Indian customs stipulating verification of certificate of origin issued from the Bangladesh। मतलब कि आपको पता है हमने क्या बोला है, जो कुछ आता है तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा जाता है, तो उन्होंने बोला है कि आप न्यू पॉलिसी लेके आओ जिसमें आप मतलब कि जो वेरिफिकेशन जो किया जाता है, ठीक है। इन्होंने ने रिक्वेस्ट किया कि आपको एटलीस्ट वो जो 1 मेजर लैंड पोर्ट है विदाउट पोर्ट रेस्ट्रिक्शन और विद नेगेटिव लिस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन बॉर्डर विद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि एक ऐसा लैंड पोर्ट होना चाहिए जिसपे रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए या फिर कुछ पे नेगेटिव लिस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों कंट्री ने कुछ फाइनलाइज किया है, दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरिम एग्रीमेंट ऑन शेयरिंग वाटर ऑफ 6 कॉमन रिवर। देखो इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी एग्रीमेंट, ठीक है। किस तरह से जो दोनों कंट्रीज हैं वो 6 कॉमन रिवर्स के वाटर को शेयर कर सकते हैं, जो कौन सी नाम है 6 रिवर्स का, मन्नू, मुहुरु, खोवाई, गुमती, धारला एंड द धुमकू, ठीक है। अब हमारे लिए इंडिया बांग्लादेश का क्या सिग्निफिकेंस आपको पता है, बांग्लादेश बांग्लादेश से हमें कनेक्टिविटी मिलती है अपने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए, और साथ में ये एशियन हाईवेज है जो इंडिया को वियतनाम से कनेक्ट करता है बाई रोड। इसके अलावा बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। इसके अलावा जो इंडिया और बांग्लादेश सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं ऑफ नियर अबाउट 4096 किलोमीटर, जो कि लॉन्गेस्ट लैंड पाइप है दैट इंडिया शेयर्स विद एनी ऑफ इट्स नेबर। फाइन, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज द intriguing new result from the LHCb, that is a large hadron collider beauty experiment at the Sun, Switzerland। एक सेकेंड, एक LHCb एक्सपेरिमेंट है, उसके जो न्यू रिजल्ट्स हैं वो प्रोबेबली हिंट करते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स हैं उनको वायलेट कर रहा है, ठीक है। अब देखोगे ये जो न्यूज़ है सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी और ये काफ़ी न्यू न्यूज़ है, ठीक है। इससे पहले हमने ऐसा नहीं पढ़ा। अभी जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उन पार्टिकल्स को ब्यूटी या फिर बॉटम क्वार्क्स बोलते हैं, शुड डिके इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यून्स इक्वली, बट दिस डज नॉट अपीयर टू बी द केस एट LSB इन द न्यूज़। देखो क्या होता है, मतलब कि जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बॉटम क्वार्क्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, डीके होके किसमें मतलब कि इक्वली कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में और म्यून्स में, ठीक है। लेकिन कहीं भी ये अपीयर नहीं हुआ जब LHCb एक्सपेरिमेंट हुआ। LHCb का मतलब क्या है, लार्ज हैड्रॉन कोलिडर ब्यूटी का एक्सपेरिमेंट हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है, मतलब कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि ये जो प्रोडक्ट्स है, जो पार्टिकल्स थे, जैसे था बॉटम क्वार्क्स, उनको क्या करना, डीके होके इलेक्ट्रॉन ऑन म्यून्स दोनों में इक्वली क्या होना चाहिए था, डीके होना चाहिए था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जो प्रोटॉन्स हैं वो उल्टा इतनी एक्सेलरेट हुआ, स्पीड से एक्सेलरेट हुआ कि वो स्पीड ऑफ लाइट में पहुंच गए, और वो LHC दैट इज मतलब कि इसी के अंदर लार्ज हार्डन जो कोलिडर है उसी के अंदर क्या हो गया, स्मैश हो गया, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर है, टू सी हाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि किस तरह से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो बिहेव करते हैं, ठीक है। जो ब्यूटी क्वार्क्स के होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अभी मैंने बोला बॉटम क्वार्क्स या जो ब्यूटी क्वार्क्स के होते हैं एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो यूजुअली नेचर में नहीं पाए जाते, लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और अभी जब हमने न्यू एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें ऐसा नहीं हुआ, तभी ये न्यूज़ में था, ठीक है। अब SMPP क्या है, दैट इज अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, एक तरह की कलेक्शन ऑफ थ्योरीज हैं जो डिस्क्राइब करती हैं कि स्मॉलेस्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड द इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। मतलब कि जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है एक थ्योरीज का कलेक्शन है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे मतलब कि मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उसमें एनर्जी और मैटर इंटरेक्ट करते हैं, इन सब की हम स्टडी करते हैं। फाइन, तो अभी इसके अलावा कि इस एज पर जो इस फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैटर में क्या होता है, क्वार्क्स होते हैं और लैप्टॉन्स होते हैं, और हर एक ग्रुप में क्या होते हैं 6 पार्टिकल्स होते हैं जो पेयर्स में रहते हैं या फिर जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हाई वो जो करंटली जो SMPP है वो इनकम्प्लीट है और उसने कोई भी इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं किया।
किया ऑफ द नॉन यूनिवर्स, जैसे ना ही किसी ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया, ना ही डार्क मैटर को एक्सप्लेन किया, ना ही डार्क एनर्जी को, ठीक है। जो LHC है जेनेवा में वो पहली बार बिल्ट हुई थी सो दैट हम फिजिक्स को डिस्कवर कर सके बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। मेनली क्वार्क्स क्या होता है, अभी मैंने बताया ब्यूटी क्वार्क्स भी बोलते हैं, बॉटम क्वार्क्स भी बोलते हैं। ये क्वार्क्स क्या होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसको हमने जो ये लेबोरेटरी है वहाँ पे जो जिनेवा में है उसमें स्पेशली इसको प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता था, ये जब क्वार्क्स डिके होते हैं तो वो दो जगह में बढ़ जाते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स और क्या बोला था मैंने, एक सेकेंड, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स और म्यून्स में बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होता है, एक तरह की कलेक्शन ऑफ थ्योरीज हैं जिसमें हम वेरियस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हमारे मैटर में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और किस तरह से एनर्जी और मैटर में किस तरह से इंटरेक्शन होता है उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वार्क्स क्या होता है, लेप्टन्स वगैरह क्या होता है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में इतना ही था। अब हम चढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ में, दैट इज द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, दैट इज द UL पिन स्कीम। ये स्कीम किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसको प्रपोज किया गया ये 10 स्टेट्स में, मतलब 10 स्टेट्स में इस स्कीम को चलाएंगे ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर और दिस ईयर इन द एंटायर कंट्री। मतलब कि अभी 2020-21 के अंदर ये जो स्कीम है पर्टिकुलर 10 स्टेट्स में गई है, बाकी 2021-22 में ये जो स्कीम है हम एंटायर कंट्री में रोल आउट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या करेंगे, किसी का भी जो लैंड का प्लॉट है, मतलब जो भी प्लॉट है किसी के नाम के, उसको हम 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। जैसे आपकी आइडेंटिटी है, आपको ID कार्ड मिलता है, आधार कार्ड मिलता है, उसी तरह जो अब आपका प्लॉट होगा तो उसमें हम 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे, जिसको हम आधार फॉर लैंड बोलेंगे। मतलब कि लैंड का ये आइडेंटिटी है, आधार फॉर लैंड होगा। ये आइडेंटिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैंड पार्सल। मतलब कि आपको पता है हर एक चीज़ का लैटिट्यूड लैंगिट्यूड होता है, तो उस लैंड का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होंगे इसमें। इससे क्या होगा, हम अपने जो लैंड रिकॉर्ड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किससे, रेवेन्यू कोर्ट रिकॉर्ड से, बैंक रिकॉर्ड से भी, और आधार नंबर से भी, ऑन वॉलंटरी बेसिस। मतलब कि अगर आपकी मर्जी होगी, आपकी मर्जी के साथ ही होगा, आपके आधार नंबर से करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस होगा, इससे जो लैंड फ्रॉड होते हैं, कोई किसी का कब्जा कर लेता है, वो प्रिवेंट हो गए, स्पेशली रूरल इंडिया में जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्प्यूटेड रहते हैं, या लैंड रिकॉर्ड्स को रखा ही नहीं जाता। नेक्स्ट है डिंडोरी मॉडल ऑफ मिलेट्स। अभी क्या जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने एक इनिशिएटिव को सपोर्ट किया कि जिसमें हम क्या करेंगे, मिलेट्स को रिवाइव करेंगे, दैट इज अ कोडो एंड कुटकू कल्टिवेशन, जो कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसमें क्या होगा, जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स होंगे वो क्या करेंगे, कोडो बार्ड्स को ग्रो करेंगे, जिसमें नियर अबाउट 33.4% मिलेट्स होती हैं, और फिर हम उनको सप्लाई करेंगे MP के आंगनवाड़ी सेंटर्स में। इस प्रोजेक्ट से हम क्या होएगा, हम जो न्यूट्रिशनल गोल्स हैं, जो बच्चे माल न्यूट्रिशन सफ़र करते हैं, उनके न्यूट्रिशन गोल को हम अचीव करेंगे, और मिलेट जो कल्टीवेशन जो अभी काफ़ी ज़्यादा बंद कर दी गई है, उस मिलेट कल्टीवेशन को रिवाइव करेंगे, जिसकी जो क्रॉप ईल्ड होते हैं वो नियर अबाउट 1.5 to 2 टाइम हाइयर होते हैं। आपको पता है कि मिलेट्स की जो ईल्ड है वो इतनी अच्छी क्यों होती है, क्योंकि वो क्या है, वेदर रेजिस्टेंट होते हैं। फाइन। नेक्स्ट है कोविन, दैट इज द कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पोर्टल। देखो ये एक प्लेटफॉर्म है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, और अपना वैक्सीनेशन स्लॉट को शेड्यूल कर सकते हो एट द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर। सपोज करो आपके मम्मी पापा ने कोई वैक्सीन लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कोविन पोर्टल पे जाओ अपने मतलब कि, और स्लॉट बुक कर लो कि मुझे इस डेट को इतने बजे क्या करना है, वैक्सीन लेना है, ठीक है। इसको मैनेज कौन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी क्या रिसेंटली जो पोर्टल की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अब आप, पहले कितना था 60+ वालों को अलाउड था, लेकिन अब जो जिनकी एजेस 45 to 60 है उनको भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ कर दिया फ्रॉम 1 अप्रैल। फाइन। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू। एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे मारे गए हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है जो किसकी वजह से होता है, टाइप A वायरस की वजह से होता है, जो कि कॉन्टेजियस है, मतलब कि कम्युनिकेबल है, और इवन की एक बर्ड से दूसरे बर्ड या एनिमल्स में भी फैल सकता है। ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि और जो ह्यूमन इन्फेक्शन होते हैं वो प्राइमरी डायरेक्ट, मतलब कि ह्यूमन कैसे इन्फेक्ट होता है, अगर वो प्राइम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकता है किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल या बर्ड से, ठीक है। पोंग डैम के बारे में क्या पता होना चाहिए, ये ब्यास रिवर पर बना हुआ डैम है हिमाचल प्रदेश में, आर्टिफिशियल लेक है, जिसको महाराजा प्रताप सागर भी बोलते हैं, और ये रामसर साइट है जिसको 2002 में डिक्लेयर किया, ठीक है। तो यू शुड नो कि पोंग डैम क्या है, रामसर साइट भी है। नेक्स्ट है न्यू स्पीसीज ऑफ रेड एल्गी डिस्कवर्ड। अभी जो न्यू स्पीसीज मिली है रेड एल्गी की, उसका नाम रखा है हाइपनिया इंडिका आफ्टर इंडिया, और हाइपनिया बुलेटा बिकॉज ऑफ द ब्लिस्टर लाइक मार्क्स ऑन इट्स बॉडी। मतलब कि जो हाइपनिया बुलेटा इसलिए रखा है क्योंकि उसकी बॉडी पे जो मार्क्स हैं वो ब्लिस्टर टाइप है। ये इंटरटाइडल रीजन में ग्रो होती है, मतलब कि वो एरिया जहाँ पे जो हाई टाइड की वजह से जो एरिया सबमर्ज्ड हो गया और एक्सपोज होता है ड्यूरिंग द लो टाइड ऑफ द वेस्ट साउथ एंड ईस्ट इंडियन कोस्ट में। जो रेड एल्गी होती है वन ऑफ द अर्लीस्ट यूकैरियोटिक एल्गी होती है, मोस्टली मैराइन हैबिटेट्स में पाई जाती है। ये रेड इसलिए होते हैं बिकॉज जो इनमें क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है फाइकोएरिथाइन, ठीक है। लास्ट न्यूज आज की एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज
लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वारफेयर एक्सरसाइज होती है जो होस्ट की जाती है किसके द्वारा, यूएई, दैट इज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एयर फोर्स के द्वारा। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स क्या करिए, पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करिए। इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 अलोंग विद किसके साथ, इसके साथ और कौन कौन कंट्री पार्टिसिपेट करिए, यूएई की तो ऑफकोर्स होगी क्योंकि यूएई कंडक्ट करा रहा है, यूएसए की भी करिए, फ्रांस की, सऊदी अरब, साउथ कोरिया और बहरीन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग कौन करवाता है, यूएई कराता है, और इंडिया इसमें पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए, और इसके अलावा यूएसए भी कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे जो 27 और 28 की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसको कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय बाय, टाटा।